भारत एक युवा देश है। देश की लगभग 65% आबादी आज 35 साल से कम की है। अगर दुनिया भर की बात की जाए तो भारत अपनी एक नई जगह बना रहा है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, फैशन का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो या फिर क्यों ना एंटरटेनमेंट का फील्ड हो। हर क्षेत्र के अंदर भारत अपनी एक नई जगह पक्की करता नजर आ रहा है। ऐसे में आज जब भारत विकास की गति के साथ में बढ़ता चला जा रहा है, विकास की राह पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में देश का जो युवा है उसकी भी एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है। देश के नौजवान की एक अहम भूमिका हो जाती है कि किस तरह से वो देश के निर्माण में अपनी एक भूमिका निभाए, क्या कुछ उसकी जिम्मेदारियां हैं। आज जेननेक्स के पटल पर उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देश का युवा राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभा सकता है। और हमारे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी जुड़ रहे हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो के अंदर। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मिराज हुसैन जुड़ रहे हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों ही हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे जरा एक ओपिनियन ले लेते हैं। अश्विनी साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज जब युवाओं की बात कर रहे हैं, भारत लगभग एक युवा देश माना जाता है, ऐसे में राष्ट्र निर्माण के अंदर ये जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वो क्या अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, दुनिया भर में भारतीय युवाओं ने अपनी एक धाक जमाई है। इसके लिए जो वातावरण है वो भी अनुकूल बनना चाहिए और हम स्वागत करते हैं भारत सरकार के इस स्टार्टअप इनिशिएटिव का, जिसके माध्यम से जो भारत पर एक लगा हुआ था कि भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत पीछे हैं। 142वें नंबर पर थे, अभी थोड़ी देर पहले तक 130 नंबर पर आ गए हैं और बेहतर हो और हम पहले नंबर पर पहुँचें, इस दृष्टि से तमाम प्रकार के ऐसे इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं। कहते थे कि बहुत जो है इंस्पेक्टर राज है, तो इंस्पेक्टर राज ना हो, लोन लेना मुश्किल है तो लोन लेना आसान हो जाए, बिजनेस शुरू करना मुश्किल है तो उसके लिए लाइसेंस जो है सिंगल विंडो हो और आप ऐप पर दबाएं और आपका लाइसेंस बाहर आ जाए। इस प्रकार के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके माध्यम से युवाओं को एक उड़ान भरने का एक अवसर मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। चलिए, उड़ान भरने का अवसर मिलेगा, लेकिन मिराज साहब, आज हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की, लेकिन आपको क्या लगता है, आप तक मोटिवेशनल स्पीकर है, सोशल एक्टिविस्ट है, क्या देश का युवा सही दिशा में आगे जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस देश के युवा, क्योंकि आपने कहा 65% युवा है और मैं खुद उसी कैटेगरी में भी खड़ा होता हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपनी बात एक शेर से शुरू करूँगा कि तूफानों से जा टकराओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का पीछा छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आज युवाओं की बेसिक जिम्मेदारी क्या है? एक जमाना था आज से 30 साल पहले, हमें हमारे माँ बाप, हमारे अध्यापक बताते थे कि बेटा इस राह पे चलो, और युवा एक भेड़ चाल के तहत उस राह पे निकल पड़ता था। आज जैसा कि अभी अश्विनी साहब ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया, हमें हर चीज मोबाइल की एक फिंगर टिप पे मिल रही, तो युवा का जो दिमाग है वो खुलता जा रहा है कि भाई हमें और भी रास्ते हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं हमें आगे बढ़ने के। उस तरीके का सही इस्तेमाल कैसे कराया जाए, ये हमारी अभी बेसिक जिम्मेदारी है और आज इसी पे बात हम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो दोस्त हैं वो सब युवा हैं। तो सबसे बड़ा अब मसला ये निकल के आया कि आप क्या सीधे ढर्रे पे चलें या उसी को थोड़ा सा चेंज करके अपने देश की तरक्की करें, अपनी तरक्की करें और अपने परिवार की तरक्की करें। चलिए, तो अगर आप अपनी तरक्की करेंगे, परिवार की तरक्की करेंगे, देश की तरक्की करेंगे, तो आपकी भी तरक्की होगी। हमें दोनों ही पैनलिस्ट ने ये तो बता दिया कि किससे सरकार एक अनुकूल माहौल मुहैया करा रही है, लेकिन कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जी बिल्कुल, कि क्या कुछ सर, मैं सर से पूछना चाहूंगा। सर ने कहा सरकार का एक अहम योगदान है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर देखा जाए तो युवा बहुत कम है। ज़्यादातर जो इंडिया के युवा होते हैं, हमने देखा है कि वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे एजुकेशन हब्स में जाते हैं और फिर वहाँ पे डिग्रियाँ लेते हैं, फिर वो वहीं पे ही जॉब भी करने लग जाते हैं। तो सर मेरा मानना है कि सर ये एक तरह से काफ़ी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो और बिल गेट्स ने भी कहा था कि इंडियंस आर द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। क्यों ना हम उन्हीं ब्रेन्स को जो कि बाहर जाते हैं, कि वो अगर इंडिया में आके अपने ब्रेन्स को यूज़ कर सके तो इससे विकास हो पाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट यहाँ से? जी बताइए। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो हमारे युवा हैं, जैसे कि अभी बात करें, एक वेव डिटेक्टर जो नासा ने हाल ही में इजाद करा था, उसकी पूरी साइंटिस्ट की टीम जो थी उनमें एक भारतीय मूल के करण जानी भी थे। तो अगर
ये अच्छी बात है कि एक ह्यूमन काइंड ने कुछ अच्छी चीज़ इजाद करी, मगर क्या हमें गर्व ना होता वो इसरो इजाद करती और वो भारत में होता? ठीक है, यानी कि क्यों भारत में रह करके भारत का टैलेंट रिटेन ना किया जा सके। एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूं मैं, ठीक है, पूछिए। हम अपने भारत में जो हमारे युवा हैं, अगर हम बात करें, अगर वो न्यू इनोवेशंस करें, एंटरप्राइजेस खड़ी करें जो कि वैश्विक स्तर की हो, अगर उदाहरण स्वरूप अगर हम लें ओयो रूम्स को, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाई है, अगर ऐसे ही कुछ इनोवेशंस हमारे युवा करें तो वो अपनी वैश्विक स्तर पर पहचान बनाएगा। और न सिर्फ इतना होगा बल्कि भारत की भागीदारी वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ बड़े सवाल उठे हैं इस तरह से। अश्विनी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कह रहे पॉलिटिक्स में यंगस्टर्स को बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है? पॉलिटिक्स में आना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे आ सके? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि देश में ये है वो है, सुधारने की जरूरत है, तो इन यंगस्टर्स का आना काफी ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ सरकार कर सकती है इसमें? मुझे लगता है कि देश में जो आज स्थिति है कि हमारा समाज जो है वो भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर बटा हुआ है, और उस बंटवारे ने ये स्थिति बना दी है कि आज इलेक्शन जब लड़े जाते हैं तो व्यक्ति के आधार पर नहीं लड़े जाते, उसकी जाति के आधार पर, उसकी बिरादरी के आधार पर लड़े जाते हैं। तो ये दायित्व जो है, ये सरकार का दायित्व नहीं है कि उसमें बदलाव लाया जाए। ये दायित्व हमारा है कि हम उस परिस्थिति को बदल दें, और मुझे लगता है कि ये परिस्थिति बदल रही है। और जिस प्रकार से इस बार के चुनाव हुए पार्लियामेंट के 2 साल पहले, वो जो चुनाव हुए, लोगों ने जात बिरादरी से ऊपर उठकर वोट दिया। तो युवाओं को लाना युवाओं का ही काम है। युवा दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवा सकते हैं, तो भारत में मनवाना तो बहुत आसान है। यहाँ तो बहुत आज़ादी भी है। आज़ादी बिल्कुल है, लेकिन मेरा साहब आपके पास आना चाहूंगा। आज़ादी तो बिल्कुल है, लेकिन प्रेशराइज भी बहुत ज़्यादा युवा है। बच्चा 10th में आता नहीं है, उससे पहले माँ बाप बोलते हैं कि साइंस ले लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। युवा क्या करना चाहता है, वो स्टूडेंट क्या करना चाहता है, किस दिशा में आगे जाना चाहता है, वो कोई नहीं पूछता। क्या लगता है कि पेरेंट्स की, टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि खुला छोड़े, थोड़ी राहत की सांस रह दे, जो बच्चा करना चाहता है वो करे, ताकि वो क्रिएटिविटी के साथ में देश निर्माण में अपनी एक भूमिका निभा सके? मैं 2 चीज़ें कहूँगा। पहले तो सबसे ज़रूरी क्या है इस वक्त, हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ एक सोच हम बहुत ज़्यादा कायम कर लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी। सबसे पहली ज़रूरत है इस सोच को बदलने की। जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ बोला कि फलां साहब बाहर गए और उन्होंने ऐसा बम फोड़ दिया, फलां साहब बाहर गए और उन्होंने ऐसा कर दिया, देश में नहीं कर पाए। ओला अभी एक कंपनी आई है, ठीक है, देश के लड़के ने बनाई, जी। ठीक। अभी एक आप ऐप चलाते हैं स्नैपडील, किसने बनाया? देश के लड़के ने बनाया। और कहाँ बनाया? देश में बनाया। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है? अपनी सोच बदलो। तुम किसी पर निर्भर मत रहो कि तुम्हें अगर फला आदमी आके पुश करेगा, फला गवर्नमेंट आके तुम्हें पुश करेगी, तब तुम करोगे। आज मैंने इन्होंने कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। मैंने एक छोटा सा कैंपेन शुरू किया, इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, जो सिखाए कि भाई आप किस जात, किस बिरादरी, किस धर्म के हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप हिंदुस्तानी हो, ये इंपॉर्टेंट है जी। और 10 दिन के अंदर 2000 लोग मुझसे जुड़ गए। तो किस बिरादरी ने कहा उनसे आके, किस जात के आदमी ने कहा उनसे आके? किसी ने नहीं कहा। अपनी जिम्मेदारी को खुद समझना। जब इंसान ब्लेम थ्योरी खेलता है तो वो हमेशा फ्लॉप होता है। और हम सब क्या करते हैं, जब हम हारते हैं, किसी सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाते हैं, तो हम ब्लेम थ्योरी खेलते हैं। माँ बाप ब्लेम थ्योरी खेलते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। ये डायलॉग घर के अंदर बहुत कॉमन है, इसलिए मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा। लेकिन बनाने का अर्थ क्या होता है? बनाने का अर्थ यह नहीं होता कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा बच्चा बने। बनाने का अर्थ यह होता है कि जो बच्चा चाहता है उसमें उसकी मदद करो। बहुत बढ़िया। अगर बच्चा उस वक्त मदद नहीं पाएगा तो सुसाइड होंगे, ठीक है, स्ट्रेस होगा। आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हिंदुस्तान का सबसे जाना माना और लोकप्रिय चेहरा है। बिल्कुल। क्यों? ठीक है। क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, और जो वो चाह रहे हैं वो आपको करने की वजह से आप प्रेशराइज हो रहे हैं। ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी आप तरफ हम आगे बढ़ेंगे कि युवा कैसे से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ और सवाल यहां से ले लेते हैं, और भी युवा जो है पूछना चाहते हैं। जी बताइए अपना सवाल।
मेरा सवाल है कि युवा को फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो अपने बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि बहुत ज़रूरी है देश को विकासशील से विकसित बना लेने के लिए, उसका कहीं ना कहीं उसके प्रति वो जागरूक कम है, और जागरूक है भी तो उसके प्रति अपना कार्य नहीं करते हैं। ऐप बना लेना एक बेहतर बात है, परंतु समाज में हाशिए पर जो लोग हैं या जो किसान हैं उसके लिए तो सर युवा कुछ भी अपनी ठीक है ना, तरफ से युवा कोई किस इनिशिएटिव नहीं ले रहे। ठीक है जी, अपना पॉइंट बताइए। जैसे कि बोला जाता है कि आजकल युवाओं में उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब वो बहुत, जैसे दिमाग तो सबके पास है बट एंग्शियस हो गया, एंजाइटी बढ़ गई हाँ है। बहुत ज़्यादा दिमाग तो सबके पास है, बट वो यूज़ अलग जगह करते हैं कि लाइक जो चीज़ हमें सही जगह यूज़ करनी चाहिए वो सही जगह नहीं करते, वो ठीक है। चीज़ गलत जगह में जाते हैं, जैसे लाइक ड्रग्स वगैरह हो ठीक गए। है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। जी अपना सवाल जी पूछिए। सर, विद फुल रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो अभी हरियाणा पंचायत इलेक्शन में आया था कि एजुकेशन क्राइटेरिया पे लड़ सकते हैं इलेक्शन, और फिर दूसरी तरफ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहते हैं कि अगर कोई नेता है, अगर उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तभी वो अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। तो सर ये दोहरा चरित्र जो समझता नहीं आता। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा। दो सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, दोनों सवाल लेने की कोशिश करेंगे। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूँ। ये जिस तरह की बात यहाँ पे रख रहे हैं कि एजुकेशन एक जरूरी होनी चाहिए, क्या लगता है कि यंगस्टर्स के लिए एजुकेशन जरूरी होनी चाहिए अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, या एक्सपीरियंस होना चाहिए? जिस तरह की वो इशारा कर रहे हैं वो किस राह में आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से? मुझे लगता है कि स्थानीय निकायों में यह तय करना आसान काम है, लेकिन जनरल इलेक्शन में या विधायिका के इलेक्शन में इसको तय करना आसान काम नहीं तो होगा। घूम फिर के हम उसी बात पर आ गए, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि युवा को पॉलिटिक्स में आना। मेरा ये कहना है कि युवा को पॉलिटिक्स में आने से कोई नहीं रोकता। युवा राजनीति में है और आ सकता है और बड़ी संख्या में। हमें उस मानसिकता से बाहर आना होगा कि जो राजनीति है वो राजनीति अच्छे लोगों का खेल नहीं है। वो जो मानसिकता है उस मानसिकता से यदि बाहर आएंगे और परिवार के लोग भी हमें उसकी तरफ आगे बढ़ाने का, पुश करने का काम करें। अभी तक तो माफ़ कीजिएगा कि जिसमें परिवार में जो सबसे नीचे के लेवल पर रहता है उसको कहते हैं चलो इसको नेता बना देते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता समाज में बनी हुई है। मुझे लगता है कि राजनीति में अच्छे लोगों की, युवाओं की, और जो समाज में जिन्होंने आगे बढ़ कर के काम किया है उनको साथ लेकर के चलने की राजनीति में ज़रूरत है। आज वहाँ पर इसका अभाव है, जिसको हम डेफिसिट बोलते हैं। राजनीति में वो डेफिसिट चल रहा है। ये डेफिसिट को पूरा करना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन मेरा साहब एक पॉइंट या एक यंगस्टर्स ने ये भी उठाया कि आज का जो युवा है, एग्रेशन बहुत है, एंग्शियस है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, अपनी एनर्जी को वो डाइवर्ट नहीं कर पाता है कि सही जगह कहाँ क्या है, गलत जगह क्या है, वो समझ भी नहीं पा रहा है। यंगस्टर्स थोड़ा कंफ्यूज है। ये यंगस्टर्स इस चीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी आपने बात की है, लेकिन ये जो पॉइंट इन्होंने उठाया है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह से लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं? सबसे पहले मेरा भाई अभी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया था कि भाई ऐसा करना चाहिए, और एजुकेशन क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस पे बात कर रहा था। एक साहब ने कहा कि भाई हम गांव के लिए करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। अब ज़रा अपने दिल से बताओ, मैं खुद अपने दिल से बताता हूं कि जो आप करना चाहते हैं वो आप मोबाइल से या इंटरनेट से कर लेते हैं ना। जो आपका मन नहीं होता सिर्फ भाषण पब्लिक में आके बताने के लिए कि मुझे ऐसा करना है, इससे कुछ नहीं होगा। जब अंदर से दिल से आवाज़ आएगी कि आपको वाकई ऐसा करना है, आप कर दोगे। मैं कई सारे एग्जाम्पल जानता हूं, आप मायावती जी का नाम ले रहे थे या आप किसी और नेता का नाम ले रहे थे, बहुत सारे लोग पॉलिटिकली, ये सब भी बहुत छोटी स्तर से उठ के आप ऊपर आए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, आप खुद जानते हैं कि क्या थे वो, कहां उनका परिवार स्टैंड करता था। उनके पिताजी ने क्या सोचा होगा कि एक बड़ा रेस्टोरेंट खुल जाए। अच्छा, ये बड़ा सोचने से रुक क्यों जाते हैं? ये हमारा यंगस्टर्स, आपको पता है इनके दिमाग के दरवाजे इतने ज्यादा है, सपने बड़ा बड़ा देखते हैं, रुक क्यों जाते हैं? कहां रुकते हैं? क्यों इतना बड़ा नहीं सोच पाते? हाँ, ये बड़ा सोच रहे हैं लेकिन बड़ा सोचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आज का युवा क्या है, मुझसे कई युवा मिलते हैं। आज 15,000 से ऊपर कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स को मैं सेशन दे चुका। बच्चे मिलते हैं, बात करते हैं कि सर मुझे ये करना है। मैंने पूछा इसमें तुमने क्या क्या किया इसको करने के लिए? बोले अभी कुछ किया नहीं। तो जब आप कुछ करने लगोगे तो सरकार, लोग, हम लोग, प्रोफेसर साहब जैसे लोग और इस देश का प्रधानमंत्री तक आपकी मदद करेगा। एक बच्चे ने लेटर लिख दिया प्रधानमंत्री को कि रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर बहुत जाम लगता है और मैं स्कूल नहीं जा पाता हूं, परेशानी हो जाती है। उसका लेटर देश की सरकार सुन लेती है। आप सिर्फ यहां बैठ के भाषणबाजी करोगे तो देश की सरकार नहीं चलेगी। आप कुछ बना दो। अभी एक ऐप प्रधानमंत्री ने वेम्बले स्टेडियम में
जब वो लंदन में बयान दे रहे थे तो राजस्थान के एक लड़के का नाम लिया था कि उसने 200 के करीब कुछ ऐप्स बनाए हैं, और जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो ऐप बनाए गए हैं। आपने कितने ऐप बनाए, आपने क्या बढ़ावा दिया, पहले अपने आप से सवाल ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अश्विनी जी, एक अब यहां से सवाल ये उठता है, क्या हमारे देश के युवा को एक अच्छे मेंटर की भी जरूरत है? एजुकेशन के लेवल पे, पढ़ाई के जब पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, आपको लगता है कि अच्छी मेंटरशिप होनी चाहिए, कोर्स का पार्ट होना चाहिए कि किस तरह से आप आगे देश को ले जा सकते हैं, आप किस तरह से एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? मुझे लगता है कि पिछले 67 सालों में, जब से हमें आज़ादी मिली, 67 सालों में हमने मकाले की शिक्षा पद्धति को अपना लिया कि जो उनको चाहिए थे क्लर्क, वो निर्माण करने वाली जो शिक्षा पद्धति थी उसको हमने अपना लिया, और जो देश की ज़रूरत है उसको भूल गए। आज स्थिति यह है, मैं कॉलेज में हूँ तो हम कॉलेज के स्तर पर, यूनिवर्सिटी के स्तर पर बीए, एमए, बीएससी, तमाम प्रकार की डिग्रियां जिसके बारे में, सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रहे थे, तो वो डिग्रियां लेने का एक एजेंसीज हम बन गए। लेकिन वो डिग्री हमारे किस काम की है अगर हम उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकते? मुझे कितने हिस्टोरियन चाहिए, मुझे पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स कितने चाहिए, जो ऑनर्स कोर्सेज की भी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो देश को ज़रूरत है, हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी यही कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट भी जनरल स्किल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। इस देश के युवा को जिस प्रकार की स्किल चाहिए उस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब किसान का बेटा है, किसान के बेटे को आप मोमबत्ती बनाना सिखाओगे तो वो स्किल डेवलपमेंट सही नहीं। लेकिन अगर उस किसान के बेटे को मशरूम फार्मिंग की स्किल दीजिए, पशुपालन की स्किल दीजिए, वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज की स्किल दीजिए, तो वो अपने क्षेत्र में एक अलग से, जिसको हम कहें कि आंदोलन खड़ा कर देगा। तो आज एजुकेशन के पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और एक ऐसी शिक्षा पद्धति, एक ऐसा तंत्र जिसको आपने कहा कि वो जरूरत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के नाते बताता हूं। सिंगापुर में हमने उनसे पूछा कि आपके पास कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो पता लगा कि बहुत थोड़े। 12वीं के बाद, हाई स्कूल के बाद वो लोग क्या करते हैं, मैंने पूछा, तो सारे जो है वो तकनीकी एजुकेशन में जाते हैं। ठीक है ना, स्किल को अपना डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार संख्या वाले इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर हैं, और अधिकतर युवा वहीं जा रहे होते हैं। और आज सिंगापुर, जो पहले कहीं दुनिया के नक्शे पर कहीं दिखाई नहीं देता था, आज एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नंबर 1 वो देश रह जाता है, तो एक काबिल तारीफ है सिंगापुर जैसे देश की। लेकिन आपके पास आऊंगा अमीराज साहब, ये लगातार बात करें कि हम एजुकेशन सिस्टम बदलने की जरूरत है, युवा जो कर रहा है उसे प्रोत्साहन देने की जरूरत है। लेकिन हमारे देश का युवा ऐसा भी है, डिमोटिवेट जल्दी हो जाता है। कई यंगस्टर से डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप नंबर कम आ गए, डिमोटिवेट हो गए, कुछ करने के लिए आगे गए, आप कह रहे हैं कि हमें करना है, करने के लिए आगे गए, नई बात बनी तो डिमोटिवेट हो गए। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखेगा ये यंगस्टर साहब? इसमें दो चीज़ें। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स से मेरा खुद कई बार इंटरेक्शन होता है, और मैं कहूँगा यहाँ से भी, क्या होता है, बच्चा कई बार आपकी अपेक्षा से कम कर पाता है। अगर आपकी अपेक्षा से ज़्यादा कर दे वो, तो आप बहुत शाबाशी देते हैं, लेकिन कम कर दे तो आप उसे जो मारते हैं या जो इसे परेशान करते हैं मानसिक तौर पे, प्लीज़ इसे बंद करिए। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा गिटार बजाने वाला एक अच्छा क्रिकेटर निकल जाए। बिल्कुल। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से गिटार बजाने पे आप डंडा मार रहे हैं उस पर मारते रहे, हो सकता है उसका संभावना कहीं और हो, वो कुछ और अच्छा कर दे। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ऐसा करें कि भाई प्लीज़ आप अपने बच्चे को डेवलप होने का मौका दीजिए, वक्त दीजिए। एक टाइम पीरियड आप सब अपने माँ बाप से मांगो कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मुझे दीजिए, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। अगर 10 साल में मैं प्रूव नहीं कर पाता हूं तो जो आप कहते हैं कि चाय की दुकान खोलनी है वो खुल जाएगी। चलिए, यानी कि आप टाइम मांगिए, अब ये मैनेज आप ही को करना है यंगस्टर्स को। चलिए, अब आखिरी पड़ाव में हम आ रहे हैं। कुछ सवाल अब यंगस्टर्स के ले लेते हैं। कौन से सवाल आ रहे हैं? मैं इधर से होते हुए आपके पास भी आ रहा हूँ। जी बताइए। जी सर, हमारे इंडिया में सर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT हो गया। हर साल गवर्नमेंट मतलब कुछ ना कुछ ऐलान करती है नए गवर्नमेंट संस्थान खोलने के लिए,
लेकिन मैं ऐसा ही सर एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। गुड़गांव में सर 2 से 3 साल पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि इंडिया की सबसे पहली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी खुलेगी। सर उसके लिए ज़मीन भी ले ली गई, लेकिन आज तक वहाँ पे सर एक ईंट तक नहीं लगी है। सर वो स्टार्ट नहीं हुआ है, 3 साल हो गए उसको। इसी तरीके से सर फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं सर वो मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए, और फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने भी सर इसे अपनी कमाई का जरिया बना रखा। ठीक है, आगे पॉइंट जी। सर मेरा सवाल टीवी शोज़ में जो ये एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जो ये क्राइम से रिलेटेड इतने शोज़ आ रहे हैं आजकल, इनका प्रचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और फिर वो भी कुछ ना कुछ क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आज का यूथ इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। इस वजह से हम इम्पोर्टेड सामान इतना यूज़ करते हैं, डोमिनोज़ और मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, जबकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो पैसा बाहर चला जाएगा और वहाँ हम 1 रुपये की भी बार्गेनिंग नहीं करेंगे। पर हम जो वेजिटेबल विंडोज़ के पास जाते हैं, हम उन पर हाई अमाउंट की बार्गेनिंग करते हैं। चलिए ठीक है, ये यंगस्टर ही है, यहाँ के यंगस्टर है, ठीक है बताइए। आजकल के युवाओं के लिए पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, खासकर स्कूल और कॉलेजेस में। जब कोई बच्चा मतलब नया नया कॉलेज में आता है तो उसे एडमिशन के लिए भी बहुत समय पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ता है, या फिर स्कूल में भी ऐसा होता है कि टीचर्स क्लास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेते, वही एजुकेशन उन्हें बाहर ट्यूशन के जरिए खरीदना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ले सकते हैं। अब इस तरफ कुछ सवाल ले लेते हैं जी। सर क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे सिस्टम को एक रोल मॉडल की तरह नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे युवा इंस्पायर हो और अपने देश में उसकी उन्नति के लिए भागीदारी मतलब अपना योगदान दे सके? क्योंकि सर काफ़ी बार ऐसा भी तो होता है कि सिस्टम की ही कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं कि वो जुगाड़ लगा के अगला काम कर ले, तो फिर ऐसे में बच्चे डिमोटिवेट नहीं होंगे? ठीक है, ये भी एक वैलिड पॉइंट है जी, बताइए अपना सवाल। सर ऐसा कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो ऐसे बहुत सारे गरीब छात्र हैं जो यहाँ ये इस लेवल तक भारत को राष्ट्र निर्माण में सहायता दे सकते हैं, लेकिन वो यहीं तक रुक जाते हैं गरीबी के कारण। और दूसरा सवाल इसी में मेरा है कि उनको वो क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए, और जब उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो युवा है वो राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा? चलिए, महत्वपूर्ण आपने पॉइंट उठाया जी, बताइए पॉइंट। सर जहाँ तक बात करी जा रही है कि सिस्टम में खराबी है, एजुकेशन सिस्टम में, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि बोर्ड्स में मेंटर जो हैं उनके टीचर ही चीटिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ कोई वॉच क्यों नहीं करता कि थोड़ा सा बदलाव लाया जाए कि ऐसी हरकतें ना हों? आप ये बताइए कि टीचर चीटिंग करा रहा है तो युवा चीट कर क्यों रहा है? सर हर कोई वही तो बात है सर, अगर सर आप किसी को अपॉर्चुनिटी दोगे गलत काम करने का, अगर वो सीधे रास्ते से उसको इजी वे मिल रहा है, अगर इजी वे आप कह रहे हैं कि वो जो यंग एज है उसी में आप गलत चीज सिखा रहे हैं तो बच्चा सीख रहा है, ठीक है। चलिए क्लास पॉइंट। नॉलेज तो सबको मिल रही है, बट जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिलनी चाहिए ना युवा को, वो नहीं मिल पा रही आज के ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आज का सबकी उम्मीद है आजकल युवा पीढ़ी पे ही है, मगर जो आजकल युवा पीढ़ी जो नशे के लत में जो धुत हो रखी है, तो उसके लिए क्या सुधार किया जा सकता है? क्या सुधार? यंगस्टर को खुद को भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। चलिए, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास में। सर मेरा क्वेश्चन मिराज सर से है। अभी जैसे बात हुई राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, जिसमें भौतिक पूंजी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, और एक जो क्वेश्चन है ब्रांड एंड का जो होता है, ऐसा एक तरह से है कि युवाओं को ट्रेनिंग इंडिया करता है और उस ट्रेनिंग का जो फ़ायदा है अदर कंट्री उठा रही है। लाइक डेट जो भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक्स्ट्रा जो भी बनते हैं यहाँ पे है, लेकिन जो अदर कंट्री है पैसे के बेस पे उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। चलिए ठीक है, बार बार अब हाँ वही मुद्दा निकल करके आ रहा है। हम लोग डिटेल में अगर एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करें जो इन यंगस्टर्स ने उठाया, किसी ने बात उठाई कि क्राइम जिस तरह से दिखाया जा रहा है टेलीविजन के ऊपर वो ये अडॉप्ट कर जाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्जाम में चीट करवा रहे हैं, या फिर एक जो शिक्षा ही ऊपर से गलत दी जा रही है। आपकी क्लोजिंग पॉइंट, जिस भी सवाल को आप आंसर करना चाहें। अश्विनी जी आपसे शुरू कर लेते हैं, कंक्लूजन। एक बात जो मैं आपकी वो करना चाह रहा था, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि आज का युवा कहीं दिग्भ्रमित सा हो गया है कि ब्रांड इमेज, वो ब्रांड के पीछे भागता है और विदेशी वस्तुओं के पीछे भागता है, विदेशी कंपनियों द्वारा बनाई गई महंगी वस्तुओं के पीछे भागता है, जबकि वो जानता है कि वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, केवल अच्छा दिखने के लिए ऐसा करता है। मुझे लगता है कि ये हमारे सभी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने देश के बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करें और इस देश को समृद्ध बनाने का काम करें। हमारे देश से
डॉलर बाहर ना जाए, ठीक है। अधिक से अधिक डॉलर कमाकर हम मेक इन अपने इंडिया देश में लाएं। साथ में, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया। मेरा साहब लास्ट में किस तरह से कंक्लूड करेंगे? कई सारे सवाल आपने यहाँ पे सुने इन स्टूडेंट्स के, किस तरह से कंक्लूड करेंगे? सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है आज के दौर के अंदर, हमारे युवाओं ने खुद ये मान लिया है कि पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है। अच्छा इंसान बनना कोई ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाना, डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाना और ब्रांडेड कपड़ा पहनना, ये हमारी ज़िंदगी का सपना है। तो हम कभी भारत के लिए नहीं सोच सकते, अपने देश के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में क्या है कि हम बेहतर करें। अब मैं मलेशिया का एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई हमारे दोस्त मलेशिया गए हुए थे और उन्होंने केला खाया और छिलका सड़क पर फेंक दिया। एक पीछे से मलेशियन लड़की आई, उसने छिलका उठाया, कूड़ेदान में डाला और कहा थैंक यू। आपने कितनी बार ऐसा किया? स्वच्छ भारत का नाम तो आप पिछले 6 महीनों से सुन रहे हैं, नहीं किया। अगर जुल्म करना बुरा है तो जुल्म सहना भी बुरा है, तो इससे आपको दूर करना पड़ेगा। अगर आपका दोस्त नशे की हालत में है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? सरकार को आप गाली बके, सरकार को आप दोष दे, ये जिम्मेदारी है? उसकी नशे की आदत छुड़ाने की सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर आप ब्रांडेड छोड़ेंगे, पिज़्ज़ा डोमिनोज का नहीं खा के 160 रुपए में से 60 रुपए का खाना खा के 100 रुपया किसी गरीब को देंगे, तो उसके विकास की जिम्मेदारी आपकी होगी। जब हम साथ चलेंगे तब देश साथ चलेगा। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, ना सरकार कुछ कर सकती है। हम दोनों को मिलकर करना होगा, तभी ये बात होगी कि वो और होंगे जिन्हें अंधेरों ने डस लिया, हमने तो दम लिया नया सूरज निकाल के। बहुत बढ़िया। तो आखिर में बात यही निकल करके आती है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये युवा ही है जिनके अंदर वो हौसला अगर है कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का, तो शायद वो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बहरहाल आप दोनों हमारे इस स्टूडियो में आए और तमाम इन लोगों की जो आपने जो सवाल थे इन्हें सुलझाने की कोशिश की, थोड़ा मार्गदर्शन किया। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विना जी आपका भी, और मेरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेननेक्स के आज के इस अंक में इतना ही, और जो निष्कर्ष यही निकल करके आता है कि युवा को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी अगर राष्ट्र निर्माण करना है, अगर देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। बहरहाल आज के इस जेननेक्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।